नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। कहानी कुर्सी की में आज बात करेंगे किसानों की। 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने से पहले प्रधानमंत्री मोदी मिशन किसान पर हैं। जिस वक्त 10,000 किसान पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर खड़े हैं, उस वक्त मोदी 1.25 लाख डेयरी किसानों के बीच पहुंच गए। मोदी ने आज डेयरी किसानों से संवाद किया, किसानों को लेकर अपनी सोच बताई और अपना एजेंडा सामने रखा। यानी जिस वक्त पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर सरकार का किसानों के साथ टकराव दिख रहा था, ठीक उसी वक्त गुजरात में सरकार और किसानों के बीच संवाद हो रहा था। किसान आंदोलन के बहाने विपक्ष मोदी को किसान विरोधी बताने की कोशिश कर रहा है। मोदी अब विपक्ष के इस नैरेटिव को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों से संवाद में मोदी ने किसानों के लिए किए गए अपने काम गिनाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेती के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ का फंड बनाया गया। मोदी ने कहा कि हम अन्नदाता को ऊर्जादाता बना रहे हैं, खेत की मेड़ पर सोलर प्लांट बना रहे हैं, गोबर से बिजली पैदा करने वाले प्लांट लगाए जा रहे हैं, छोटे किसानों को मॉडर्न तकनीक से जोड़ा जा रहा है। सरकार ने जो 60,000 से ज्यादा अमृत सरोवर बनाए हैं, वो भी देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत मदद करने वाले हैं। हमारा प्रयास है कि गांव में छोटे किसान को आधुनिक टेक्नोलॉजी से भी जोड़े। गुजरात में आपने देखा है कि बीते वर्षों में माइक्रो इरिगेशन का दायरा, टपक सिंचाई का दायरा कई गुना बढ़ गया है। टपक सिंचाई के लिए किसानों को मदद दी जा रही है। हमने लाखों किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए ताकि किसानों को गांव के निकट ही वैज्ञानिक समाधान मिल सके। जैविक खाद बनाने में किसानों को मदद मिले, इसके लिए भी व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। साथियों, हमारी सरकार का जोर अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने के साथ ही उर्वरक दाता बनाने पर भी है। हम किसानों को सोलर पंप दे रहे हैं, खेत की मेड़ पर ही छोटे छोटे सोलर प्लांट लगाने के लिए मदद दे रहे हैं। इसके अलावा गोवर्धन योजना के तहत पशुपालकों से गोबर भी खरीदने की व्यवस्था बनाई जा रही है। तो सिर्फ डेयरी किसानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात नहीं की, उनसे संवाद नहीं किया, बल्कि गन्ना किसानों को भी एक बड़ी सौगात कल मोदी सरकार की तरफ से दी गई है। दामों में 8% का इजाफा किया गया है। इससे ये समझा जा रहा है कि एक तरफ वो किसान हैं जो फिलहाल पंजाब बॉर्डर पर, फिलहाल शंभू बॉर्डर पर हंगामा कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मोदी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सरकार ने किसानों के लिए क्या क्या किया है, मोदी की गारंटी किसानों के लिए क्या क्या है। इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार, समीर चौगांवकर, सीनियर जर्नलिस्ट, और राहुल महाजन जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। हर्षवर्धन जी, ये दोनों नैरेटिव किस तरीके से काम करेंगे? एक तरफ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपने काम के जरिए, अपने आंकड़ों के जरिए, अपने द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने किसानों के लिए क्या किया, और दूसरी तरफ वो 10-20 हजार किसान हैं जो फिलहाल शंभू बॉर्डर पर हैं और सरकार के साथ सीधा टकराव है। देखिए, सरकार के साथ टकराव किसान हो या कोई भी समाज का कोई भी हिस्सा है, उसका अधिकार है। सरकार हमारी ही चुनी हुई है, तो हम जब चाहें उससे अपनी मांग के लिए प्रदर्शन कर सकते हैं, कह सकते हैं कि ये एक चीज़ है जो आप ठीक नहीं कर रहे हैं, आपकी पॉलिसी में ये गड़बड़ियां हैं। लेकिन ब्लैकमेल करने का अधिकार लोकतंत्र में नहीं होता है, और लोकतंत्र में बहुत स्पष्ट तौर पर होता है कि आप अगर किसी सरकार से मानते हैं कि वो सरकार आपके जो भी आप कह रहे हैं उसका विरोध कर रही है, उसकी विरोधी सरकार है, तो आप उसको उखाड़ फेंकिए। अब ये जो किसान है, बहुत अप्रिय स्थिति कल पैदा हुई, कल जिस तरह की स्थितियां बनी हैं, और मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि ये जो भी दोनों नेता हैं, जगजीत सिंह डल्लेवाल और श्रवण सिंह पंढेर, ये बार बार जो बात कह रहे हैं और वहां से जो आवाज बार बार निकल कर आ रही है कि हम तो मनवा लेंगे। वो राकेश टिकैत बोलते हैं वो किसान जी लौटता नहीं है। जी कमाल है, किसान तो खेत से नहीं लौटेगा, खेत की बात वो करता है, दिल्ली आके नहीं लौटता है। ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं, और इस तरह के अंदाज में पहली बार सुन रहे हैं। पिछले हम कहें कि जब से स्वतंत्र भारत हुआ, उस समय से देश की सरकारों ने अलग अलग तय किया, और ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार कोई सरकार कर रही है। हर सरकार अपने तय कोशिश करती है,
किसी सरकार को यह नहीं लगा कि हम देश में सब एमएसपी पर खरीद सकते हैं। अब 2010 वाला वो राज्यसभा का सवाल जवाब सामने आता है जिसमें कांग्रेस की सरकार थी, साफ साफ कह दिया कि एमएसपी इंप्लीमेंटेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो संभव ही नहीं है। आप इस तरह से अनाज सड़ाने के लिए, बर्बाद करने के लिए किसानों की मेहनत करके नहीं कर सकते। ये जो किसान संगठन है, इनमें से कोई भी आज तक एक मॉडल क्यों नहीं दे पाया, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। क्योंकि नरेंद्र मोदी से जब ये पूछते हैं, और पूछना चाहिए, क्योंकि पहला देश का प्रधानमंत्री जिसने दुस्साहस किया कि हम किसानों की आमदनी दोगुना कर देंगे, तो उसने बताया कि भाई स्वामीनाथन साहब ने, जो नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स था, उसने जो रिपोर्ट दी है, बीज अच्छा करो, सिंचाई की सुविधा दो, बाजार दे दो, उनको उपज की कीमत तय करने का अधिकार दे दो, एक जगह से दूसरी जगह मंडी को जोड़ दो, मंडी में सबसे अधिक सुविधा दो, क्लीनिंग ग्रेडिंग दे दो, यही तो सारे अर्थशास्त्री बताते रहे ना। ये कौन सा वाला अर्थशास्त्र होगा कि आप उगाइए मेहनत करके, किसान इतना मर के जीवन खपा के करे, और उसको आप कहें कि एमएसपी पे, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे आप बेच दीजिए। एक किसान है जो कुछ लोगों की ठेकेदारी लेके बैठा हुआ है, एक वर्ग जो आपको शंभू बॉर्डर पर और खनौरी बॉर्डर पर दिख रहा है, दूसरा एक सरकार है जो करे कि ये तरीका है। जो डेयरी में जो रेवोल्यूशन हुआ वो आज नहीं हुआ है, लेकिन आज उसको आगे बढ़ाने का काम कैसे करना है वो ये सरकार करे। जो पशुपालन में हुआ उसको आज आगे बढ़ाने का काम कर रही। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति से हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब किसान को ताकतवर बनाने की जरूरत है, उसको सरकार की कृपा से बाहर निकालने की जरूरत है। देखिए, नैरेटिव चेंज करने की जरूरत तो पड़ेगी, क्योंकि विपक्ष पूरा का पूरा किसानों को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मोदी सरकार किसान विरोधी है, इसीलिए किसानों की सुनी नहीं जा रही, इसीलिए ये बैरिकेडिंग्स लगाए जा रहे हैं। ऐसे वक्त में राहुल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसानों से संवाद करना, अभी तक के जो वोटिंग ट्रेंड्स हैं उसमें तो 50 से 60% किसानों का जो समर्थन है वो मोदी के साथ रहता है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता है। क्या ये कोई फायदा बीजेपी को पहुंचा पाएगा या किसानों को समझाने में कारगर साबित हो पाएगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम जब किसान की बात करते हैं तो यही किसान नहीं है जो शंभू बॉर्डर पे हैं। 15-16 हज़ार जो किसान वहाँ जुटे हुए हैं, क्या केवल वही किसान है? देखिए, ज़्यादा किसानों की, उन किसानों की ज़रूरत है जो सब्जी उगाते हैं। ज़्यादा किसानों को दिक्कत उन लोगों को होती है जो छोटी छोटी चीज़ें उगाते हैं, जैसे सब्जी। अब क्या होता है कि टमाटर का जो मूल्य है वो अचानक गिर जाता है मार्केट में, उनको टमाटर हमने देखा सड़कों पे फेंकना पड़ता है अपना। आप इस तरह की जो चीज़ें हैं उस पर सरकार ज़्यादा ध्यान दे, या उन किसानों पर ध्यान दे जो कि गेहूं और धान उगाते हैं और उसके लिए एमएसपी मांगते हैं। अब दिक्कत ये है कि क्या यही किसान जो है वो नरेंद्र मोदी या बीजेपी के लिए वोट करते हैं? ऐसा तो नहीं है। अब पंजाब का ही हम एग्जाम्पल ले लें तो पंजाब क्या धान और गेहूं की उगाही में ही जो है वो सबसे अव्वल है? ऐसा भी नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि वो किसान जो सच में पंजाब के किसानों से ज़्यादा गेहूं और धान उगा रहा है, वो तो शंभू बॉर्डर पे नहीं बैठा हुआ ना, वो तो ये नहीं मांग कर रहा ना कि हमें ऐसा करके दीजिए। ये वो किसान हैं जिनके, मैं ये नहीं कहता कि उनकी मांग को लेकर उनको अपनी मांगें नहीं करनी चाहिए, उनको ये मांगना नहीं चाहिए। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि फिर इस मांगों के पीछे की राजनीति जो है वो ज़्यादा मुश्किल वाली है। जब आपको ये दिखाई देता है कि कोई पर्टिकुलर सरकार, कोई पर्टिकुलर दल जो है वो इन किसानों को शंभू बॉर्डर तक भेज रहा है, उनको फैसिलिटेट कर रहा है, उनको भड़का रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ज़्यादा दिक्कत वाली हैं। और इसमें तब दिक्कत आती है, सरकार देखिए बार बार अपने मंत्रियों को भेज कर बातचीत करना चाहती है, मंत्री सोल्यूशन लेके जा रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे पास और भी सोल्यूशन है, लेकिन आप जो है उनके पहले तो प्रस्ताव सुनते हैं, उससे खुश होते हैं, फिर कहते हैं 2 दिन का समय चाहिए और 1 दिन में ही वो हो जाते हैं। और उसमें भी एक छोटा सा ग्रुप, ये जो बैठे हुए हैं इनका भी एक छोटा सा ग्रुप जो है वो इन्फ्लुएंस करके जो केंद्र का प्रस्ताव था उसे ठकुरवा देता है, उसको गलत करवा देता है। इसी बात को लेकर राहुल जी, कल मैंने राकेश टिकैत जी से बात की, वो ये कह रहे हैं कि बातचीत से क्या होगा, आप समाधान दीजिए ना, आप बातचीत करके हमें बरगलाते हैं, किसानों को बहकाते हैं, इसलिए इस बार किसान वापस तो नहीं लौटेगा। नहीं, तो फैसला कैसे होगा? फिर तो हाँ, ऐसा है ना, दो देशों के बीच में, दो देशों के, मैं ये इसको उससे तुलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन 2 देशों की लड़ाई जब होती है तब भी बातचीत से ही फैसले हल होते हैं। ऐसा नहीं है कि वरना नहीं, घर में जो विवाद होता है, आप किसी बात पे नहीं मानते हो तो आप अपने तर्क देते हैं ना। ऐसा थोड़ी ना होगा कि नहीं मैंने तय कर लिया अब तुम ये करो, चाहे वो बच्चा हो या पिता हो, माता हो, कोई भी होगा, ऐसे थोड़े ना देश चलता है। और राकेश टिकैत जिस अंदाज में बात करते हैं, मैं तो कहता हूं कि उनके लिए तो बड़ा अवसर था, वो कोई एक मॉडल तो खड़ा करते। उनके पिताजी इस देश के बड़े किसान नेता थे और वो दोनों भाई बड़े किसान नेता के तौर पर प्रतिस्थापित हुए।
क्यों नहीं उन्होंने मुजफ्फरनगर में अपने गांव सिसौली में कोई एक बढ़िया मॉडल किया होता, देश दुनिया के किसान आते और वो कहते कि देखिए राकेश टिकैत और नरेश टिकैत ने ये उस विरासत को आगे बढ़ा रहे, ये एक मॉडल दिया है, चलो इसी को हम सरकार से लागू। इनमें से कोई किसान संगठन कोई मॉडल लेकर नहीं आ रहा है, नहीं बता रहा है कि किसान खुशहाल कैसे होगा, किसान का बच्चा किसानी करे, इसके लिए उसको एमएसपी से काम नहीं चलने वाला है। एमएसपी से वो आपकी बराबरी में कैसे खड़ा होगा, उद्योगपतियों की बराबरी में कैसे खड़ा होगा, जो नौकरी पेशा लोग हैं उनकी बराबरी में। इसीलिए ये किसानों को बरगलाने के लिए कुछ लोगों की दुकान चलाने का जरिया भरा एमएसपी। एमएसपी एक्चुअली एंटी फार्मर होती जा रही है। तो मतलब राहुल जी ये समझे कि ये जो नेता हैं जिनके बयान खुलकर सामने आ रहे हैं, जो चाहे शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए नेता हों जो कह रहे हैं किसान अपना आपा भी खो सकता है, चाहे राकेश टिकैत सरीखे जैसे नेता हों, इनकी वजह से क्या हल नहीं निकल पा रहा है? देखिए, नेताओं की अपनी जो है ना वो राजनीति इसके आड़े आ रही है। अगर किसान जो है वो कोई चीज़ मांग रहा है तो उसका एक हल भी हमेशा सरकार के पास रहता है। उन्होंने हल दिया कि 4 फसलें ऐसी हैं जिस पे हम जो एमएसपी है वो दे सकते हैं, इन 4 फसलों का हम जो है काम कर लेते हैं। उससे फ़ायदा ये भी होता कि जो रोटेशन ऑफ क्रॉप है वो होता पंजाब में। जो फसलें जैसे जो पंजाब है उसमें कपास की फसल जिसको लेकर प्रस्ताव दिया भी गया था, कपास की फसल ऐसी है जो कि डिक्लाइन पे है, पिछले कई सालों से वहाँ कपास जो है कम उगाई जा रही है। वहाँ दालों की जो बात की गई उस जो प्रस्ताव था, दालें जो हैं हमें कई बार इंपोर्ट करनी पड़ती हैं बाहर से, तो उसके वो सरकार ने देखा कि अच्छा अगर किसान इसको ज़्यादा उगाएगा तो हमारे को इंपोर्ट कम करना पड़ेगा। तो ये सारे सोल्यूशन जो है सरकार कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन देख रही है। इसमें आप जो है ज़्यादा देखिए, किसान वो समृद्ध होता है इस देश में जो कुछ इनोवेशन करता है। मैंने ये देखा है कि आईआईएम और आईआईटी के जो बच्चे हैं वो यंग निकल कर वो किस तरह से हाइड्रो फार्मिंग और बाकी तरह की इनोवेटिव फार्मिंग कर रहे हैं, और कई लोग जो है जो फल उगाते हैं वो किस तरह से, और या जो फूल उगाते हैं वो किस तरह से समृद्ध हो रहे हैं। तो आप किसान जो है वो ही आगे बढ़ते हैं जो कि नई तकनीकों को अपनाते हैं, नए तरीकों से फार्मिंग करते हैं। अगर आप उसी में फंसे रहेंगे कि हमें धान और गेहूं उगाना है और उसको सरकार को ही बेचना है, तो फिर तो सोल्यूशन मुझे नहीं लगता कोई दिखाई देता। अच्छा, चुनाव से ठीक पहले समीर जी इस तरीके का माहौल क्रिएट हो रहा है। 2022 के जब चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाले थे उस वक्त का माहौल भी याद है, कैसे गांव-गांव में घूमकर ये बताने की कोशिश की जाती थी, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो गांव थे, कि अगर बीजेपी का कोई नेता आपके गांव में आ जाए तो उससे ये सवाल जरूर पूछिएगा, उसे ये कहकर जरूर भगा दीजिएगा, उसे जरूर पूछिएगा कि आपने किसानों की आय दुगनी की या नहीं की। अभी एसकेएम बैठक कर रहा है, क्या वो इस आंदोलन में शामिल होगा? तो वही माहौल हमें 2024 के चुनावों में देखने को मिल सकता है। निश्चित रूप से मुझे लगता है वही माहौल देखने को मिलेगा, लेकिन देश की जनता और देश के किसान जागरूक है, और इन्होंने जो कोशिश उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में की थी, उसका जवाब वहां की जनता ने अपने मताधिकार से दे दिया है कि देश की जनता किसके साथ है। मुझे लग रहा है यह पूरा जो आंदोलन है, यह जिस तरीके से आप बता रहे थे कि टिकैत ने आपसे, राकेश टिकैत ने बात की और तो कहा था हम बात नहीं करना चाहते, सरकार हमारी बात को माने। समस्या यही है, किसान आंदोलन के जो नेता है वो सरकार से संवाद नहीं करना चाहते। सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, वो जानते हैं इस बात को कि सरकार अगर जो भी हमारे पास सॉल्यूशन लेकर आएगी हमें मानना नहीं है, उन्हें पूरा माहौल बना के रखना है। और दरअसल इस पूरे आंदोलन के पीछे जो लोग शक्तियां शामिल है उनके इशारों पर यह आंदोलन किया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार कितनी भी इनके लिए सहूलियतें देंगी, यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है। इनका एकमात्र उद्देश्य किसी भी तरीके से केंद्र सरकार को बदनाम करना है और प्रधानमंत्री मोदी को किसान विरोधी घोषित करना है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी लगातार किसानों के लिए काम कर रहे हैं। आज वो अहमदाबाद में है, अमूल के इस मोदी किसान से कर रहे हैं। कल ही केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कॉल सेंटर का उद्घाटन किया है कि देश का कोई भी किसान सीधे अधिकारी से कॉल सेंटर पर फोन कर सकता है और बात कर सकता है, और अधिकारी भी डायरेक्ट किसानों से बात कर सकते हैं। इसके अलावा आज कल ही घोषणा हुई है कि जो 17वीं जो किस्त है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की, वो 28 फरवरी को ट्रांसफर कर दी जाएगी किसानों के खाते के अंदर। तो मुझे लग रहा है कि केंद्र सरकार तो लगातार किसानों के लिए काम कर रही है, बातचीत भी कर रही है, संवाद के लिए बार बार बोल रही है, 4 दौर की बातचीत कर चुकी है, लेकिन किसान मन बना चुके हैं कि सरकार से हमें बातचीत के टेबल पर तो बैठना है, लेकिन सरकार के किसी भी प्रस्ताव को हमें स्वीकार नहीं करना है। हमें किसी भी तरीके से इस आंदोलन को बनाए रखना है, लोगों को भड़काना है, किसानों के मन में सरकार के खिलाफ भावनाएं रखना है, और इस माहौल को किसी भी तरीके से लोकसभा चुनाव तक जिंदा रखना है। मुझे लग रहा है देश की जनता भी जानती है और किसान भी जानते हैं। यह मुट्ठी भर किसान जो इकट्ठे हो गए, जो बड़े 2 नेता इसका नेतृत्व कर रहे हैं, दल्ले वाला और पंडेर, वो कितनी भी कोशिश कर ले, देश के किसान समझ चुके हैं। मुझे लग रहा है इससे भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री मोदी या केंद्र सरकार की छवि खराब नहीं होने वाली है। मतदान के समय किसान सोच समझ कर मतदान करेंगे, और वो जानते हैं कि किस व्यक्ति ने किसान के लिए, देश के लिए काम किया है, वो उन्हीं के लिए वोट करेंगे।
को देखिए दबाव इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि 2022 के चुनावों से पहले तो कृषि कानून वापस ले लिए गए थे। अभी जिस तरीके से बात किसान नेता कर रहे हैं वो तो इसी मन में है कि जब तक एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं होगा, जब तक वो यहां से हिलने वाले नहीं है, इस आंदोलन को खत्म करने वाले नहीं है। अब इसमें पॉलिटिक्स का भी तड़का लग रहा है। एक तरफ भगवंत मान है जो कह रहे हैं कि हम तो किसान हितैषी हैं, हम किसानों को जाने दे रहे हैं, तो हरियाणा पर क्यों रोका जा रहा है। राष्ट्रपति शासन लगाने की बात पंजाब में कही जा रही है, ये भगवंत मान कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि युवाओं के साथ, युवा किसानों के साथ ये सरकार बड़ा गलत कर रही है। क्या इसमें कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने की भी कोशिश की जा रही है? इस पर आगे करेंगे चर्चा। एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे। आप देखते रहिए कहानी कुर्सी।